बच्चों मैग्नेटिज्म के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं और साथ साथ जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी करेंगे। तो देखिए पहला सवाल, 250 टर्न rectangular coil of length 2.1 centimeter and width 1.25 centimeter. So basically one of the side is given 2.1 centimeter and another side is given 1.25 centimeter, carries a current of 85 microampere and subjected to a magnetic field of strength 0.85 Tesla. Work done for rotating the coil by 180 degree against the torque is. तो क्या कॉन्सेप्ट है सवाल का? वैसे अगर मैं मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा पूछा गया कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। वर्क डन जो आप किसी लूप को घुमाने में करते हैं इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, उसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो M क्या है? M होता है NIA, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट और एरिया, बी इज मैग्नेटिक फील्ड। तो शुरुआत में जो एंगल है 0 डिग्री और बाद में 180 डिग्री आपने उसको घुमा दिया लाइक दिस। तो W इज इक्वल टू NIAB, cos 0 की वैल्यू 1, cos 180 की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा 2। तो आपका आंसर हो जाएगा 2NIAB। आप सवाल पढ़ लीजिए, उसने नंबर ऑफ टर्न्स कहीं दिए ही नहीं है। तो ऐसे केस में माना जाएगा कि जस्ट एक ही टर्न है, n की वैल्यू 1 है, तो इसमें n को 1 लिया जाएगा। जब ये दिया नहीं है n, तो बस n को 1 पुट कर दीजिए। करंट की वैल्यू दी गई है। एरिया आप कैसे निकालेंगे? तो एरिया निकालेंगे आप L इंटू बी से। आपको L भी दिया है, आपको B भी दिया है, तो यहाँ से एरिया आपके पास आ जाएगा और B की वैल्यू भी गिवन है। और ये आंसर जो भी आएगा MKS में जूल इसकी यूनिट होगी। बस थोड़ा यूनिट का आपको ध्यान रखना है, जैसे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना है ना, और माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर लेना है। Bar magnet is hung by a thin cotton thread in a uniform horizontal magnetic field and is in equilibrium state. तो द एनर्जी रिक्वायर्ड, तो बेसिकली जब कोई मैग्नेट, जरा कॉन्सेप्ट सुन लीजिए ध्यान से, जब कोई मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में होती है तो उस पर कितना टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा होता है? टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। इतना टॉर्क उस मैग्नेट पे लग रहा होता है। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम हो तो इसका मतलब टॉर्क एब्सेंट है, और अगर टॉर्क ज़ीरो है तो ऐसा तब हुआ होगा जब साइन थीटा ज़ीरो है। जब साइन थीटा ज़ीरो है, और साइन थीटा ज़ीरो कब होगा? जब या तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या 180 डिग्री। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ इस सवाल का। उसने कहा बार मैग्नेट is hung by a thin cotton thread in a uniform horizontal magnetic field in equilibrium state। तो ये जो लाइन लिखी थी equilibrium state, इसको समझाने के लिए मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ा कि कोई मैग्नेटिक फील्ड में इक्विलिब्रियम में कब होगी। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जब मैग्नेटिक फील्ड में होगी तो उस पर टॉर्क लगेगा एम बी साइन थीटा, और अगर इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क ज़ीरो है, और अगर टॉर्क ज़ीरो है तो उसका मतलब साइन थीटा ज़ीरो रहा होगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में भी है और वो मैग्नेट भी है, तो एम और बी दोनों तो प्रेजेंट है। साइन थीटा के जीरो होने से टॉर्क जीरो हुआ होगा, और साइन थीटा दो कंडीशन में जीरो हो सकता है, जब या तो थीटा जीरो रहा हो या 180 रहा हो। इसका मतलब जो आपकी मैग्नेट है वो या तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल उसका मैग्नेटिक मोमेंट रहा हो, जैसे ये आपका साउथ पोल और ये आपका नॉर्थ पोल। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रही होगी लाइक दिस, ये मैग्नेटिक फील्ड। या ऐसा हुआ होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल रही हो। इन दोनों में से ही एक केस रहा होगा। तो मान लीजिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैग्नेट इस तरह से रखी गई हो कि मैग्नेटिक मोमेंट एंटी पैरेलल आ जाए, मतलब इधर साउथ इधर नॉर्थ। तो ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट, इनमें से कोई भी एक केस हो सकता है। आगे कह रहा है
द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट इट बाय 60 डिग्री इज डब्ल्यू। अगर आप इस मैग्नेट को 60 डिग्री घुमाना चाहते हैं तो जो आपकी एनर्जी लगेगी वो लगेगी 60 डिग्री। नाउ द टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द मैग्नेट इन दिस न्यू पोजीशन। तो अगर आप इसी पोजीशन में इसको रोक के रखना चाहते हैं तो आपको कितनी एनर्जी की जरूरत। तो बेसिकली आपको बच्चों इसमें ये बताना है कि ये जो इसकी नई पोजीशन है, इस नई पोजीशन में कितना टॉर्क आपको लगाना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में बना रहे। ठीक है जी। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आपके सामने है, टॉ इज इक्वल टू mb sin थीटा। तो किस फॉर्मूले से सवाल सॉल्व होना है ये तो आपको समझ में आ ही गया। मैं थोड़ी सी जगह बना लूं। तो बेटा इसने जो ये इंफॉर्मेशन ये वाली दी है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट इट बाय 60 डिग्री, तो mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 cos 0 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। cos 60 कितना होता है 1/2, cos 0 1, 1 और 1/2 का डिफरेंस हो गया 1/2। तो W इज इक्वल टू mb/2 इज माई इक्वेशन नंबर 1। तो जिस टाइम 60 डिग्री का एंगल बनाए रखा है मैग्नेट ने, तो इस जगह अब ये रुकी रहे। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जितना टॉर्क दे रहा हो उतना ही टॉर्क अगर हम लगा दें तो वहीं पर रुकी रहेगी मैग्नेट, नेट टॉर्क 0 हो जाएगा। तो इसलिए टॉ इज इक्वल टू हम कहेंगे mb sin थीटा, और sin थीटा की जगह sin 60 विच इज √3/2। और इक्वेशन नंबर 1 से mb की जगह मैं लिख सकता हूँ 2w इंटू √3/2, और यहाँ से आपको जो रिक्वायर्ड टॉर्क है वो पता चल गया। अगला सवाल कहता है कि कुछ अरेंजमेंट आपको दिखाए गए हैं। ईच मैग्नेट हैज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m, विच कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों? कॉन्सेप्ट ये है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो डायरेक्शन है बच्चों वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। इसलिए अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो वो वेक्टर रिजल्टेंट होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा कि जो पहला अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ ऐसे बना हुआ है। पहले अरेंजमेंट में साउथ नॉर्थ ये पहली मैग्नेट है, और साउथ नॉर्थ ये दूसरी मैग्नेट है। तो इस वाली मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह से होगा साउथ से नॉर्थ की तरफ, और इस मैग्नेट का ऐसे होगा साउथ से नॉर्थ की तरफ। दोनों मैग्नेटिक मोमेंट में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा √2m। ठीक है, वेक्टर रिजल्टेंट इसका, पहले वाले का मैंने कहा। अब जरा दूसरे वाले का देखें। दूसरे वाले में लिखा है NS/SN, तो S से N की तरफ और S से N की तरफ आप देख सकते हैं इक्वल अपोजिट, ये तो कैंसिल हो गया। तो पहले वाले ऑप्शन के हिसाब से √2m आया मैग्नेटिक मोमेंट, जबकि दूसरे के हिसाब से आया 0। अब तीसरे को देखें। तो तीसरे वाले में बेटा दोनों के बीच में कितना एंगल दे रखा है 30 डिग्री। साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट होगा लाइक दिस, और बीच में एंगल है 30 डिग्री। तो रिजल्टेंट आएगा √a² + b² + 2ab cos थीटा cos 30, और cos 30 की वैल्यू होगी √3/2, ये आएगा। और जो लास्ट वाला है उसमें हम देखें साउथ से नॉर्थ और साउथ से नॉर्थ, और बीच में जो एंगल है वो होगा 60 डिग्री। तो दैट विल बी √a² + b² + 2ab cos 60, और ये आंसर आपका आ जाएगा √3m। तो आप देख सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन में जो आपका आंसर था वो था m² + m², दैट इज 2m² प्लस √3 मतलब 1.732 m²। जबकि जो आपका ये फोर्थ वाला है, इसमें अगर हम इसको इसी से कंपेयर करें तो m² + m² इज 2m² प्लस m²। तो आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू बड़ी है, इसलिए सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो आपके थर्ड ऑप्शन से आएगा।
A bar magnet of length L and magnetic dipole moment M is bent in form of an arc as shown in figure. The new magnetic dipole moment will be. तो बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड विद द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स. जैसे ये कोई L लेंथ की मैग्नेट रही हो, ये इसका साउथ पोल हो, ये इसका नॉर्थ पोल हो, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा पोल स्ट्रेंथ, किसी भी एक पोल की स्ट्रेंथ, विच इज मल्टीप्लाइड विद द मैग्नेटिक लेंथ, दोनों पोल के बीच में जो डिस्टेंस है L. तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद उन्होंने किया ये कि इस मैग्नेट को इस फॉर्म में ऐसे ये शेप दे दी. अब ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, और ये कहा गया कि ये है R, ये है R, ये है 60 डिग्री. तो आप देख सकते हैं कि साउथ और नॉर्थ के बीच में ये है टाइम डिस्टेंस. तो अगर ये 60 डिग्री है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या बोलूँगा. अगर ये 60 डिग्री है तो ये दोनों एंगल भी 60-60 ही होंगे, क्योंकि एक ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 ही हो सकता है. ये R है और ये भी R है ना, तो ये एंगल होने तो बराबर ही थे. तो 180 में से जब मैंने 60 को माइनस किया तो 120 बचा. 120 को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, जिससे पता चला कि ये वाली साइड भी R ही आनी है. तो इसलिए जो नया मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर आपका आएगा वो आएगा पोल स्ट्रेंथ, पोल की जो स्ट्रेंथ है और दोनों पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो है R. ये आपका नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा. अब सवाल ये उठता है कि R को मैं कैसे यहाँ से रिप्लेस करूँ, क्योंकि R की टर्म्स में उसने ऑप्शन नहीं दे रखे. तो आप कह सकते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. कह सकते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. तो ये जो L लेंथ की रॉड थी, इस L लेंथ की रॉड को ही तो इस शेप में कन्वर्ट कर दिया गया है, इसलिए जो आर्क लेंथ है वो तो L हो गई, तो आर्क अपॉन रेडियस. और एंगल जो कि ये कर्वेचर अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना रहा है, दैट इज 60 डिग्री, जिसको रेडियन में लिखा जाएगा π/3. तो यहाँ से R की वैल्यू हो जाती है 3L अपॉन पाई. R की वैल्यू हो जाती है 3L अपॉन पाई. R को यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, तो R की जगह लिख दीजिए 3L अपॉन पाई. ओके. और अब ये जो QM इंटू L है, इसकी जगह लिख दीजिए M, तो 3M अपॉन पाई आपका सही जवाब होगा, दैट इज T. तो मैं कहूँगा कि ये अच्छा सवाल है, इतना दिमाग बच्चा बैठ के लगा नहीं पाता पेपर में. नेक्स्ट क्वेश्चन. A bar magnet of magnetic moment M is placed at right angles to a magnetic induction B. If a force F is experienced by each pole of the magnet, the length of the magnet will be. तो आपको length of the magnet बतानी है. तो क्या कॉन्सेप्ट होगा बच्चों? तो बेसिकली जैसे ये कोई मैग्नेट रखी है, अब इस मैग्नेट के 2 अपोजिट पोल्स होंगे, एक साउथ पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा. तो जिधर भी नॉर्थ पोल पर फोर्स लग रहा होगा, साउथ पोल पर उसके अपोजिट लग रहा होगा, और दोनों फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मैग्नेट की लेंथ के बराबर होगी. तो कॉन्सेप्ट है कि टॉर्क होता क्या है? टॉर्क ऑफ अ कपल ऑफ फोर्स. ऐसे फोर्सेस जो मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, उसको कहते हैं कपल ऑफ फोर्स. तो किसी कपल ऑफ फोर्स का टॉर्क कैसे निकलता है? तो वन ऑफ द फोर्स को दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या जो परपेंडिकुलर लेंथ है, उससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए. तो उसने कहा बार मैग्नेटिक मोमेंट M इज प्लेस्ड राइट एंगल्स टू अ मैग्नेटिक इंडक्शन B. फॉर फोर्स F इज एक्सपीरियंस्ड बाय, तो देखिए फोर्स F इज एक्सपीरियंस्ड बाय ईच पोल. हर किसी पोल पे जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है, ऐसा उन्होंने कहा. तो दिस फोर्स इज F, और दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो L है. और आप जानते हैं कि टॉर्क होता है mb sin थीटा.
टॉर्क होता है एम बी साइन थीटा। तो लेंथ ऑफ द मैग्नेट कितनी आ जाएगी, एम बी साइन थीटा अपॉन एफ, एम बी साइन थीटा अपॉन एफ। और अगर आप सवाल एक बार दोबारा पढ़ें तो उसने कहा था राइट एंगल पर है, राइट एंगल पर है मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है और साइन 90 की वैल्यू होगी 1, इसलिए लेंथ ऑफ द मैग्नेट होगी एम बी अपॉन एफ, एम बी अपॉन एफ, इसलिए सही आंसर होगा ए। Magnetic needle suspended parallel to a magnetic field requires √3 joule of work to turn it 360 degree. The torque needed to maintain the needle in the position is. तो ये अगेन आप देख सकते हैं कि वही सवाल दोबारा से पूछ लिया गया जो कि आपने अभी सॉल्व किया था। देखिए कैसे, देखो आप जानते हो कि वर्क का फॉर्मूला होता है एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये वर्क का फॉर्मूला होता है। तो शुरुआत में ये एंगल 0 डिग्री था और फिर घुमाकर 60 डिग्री कर दिया गया। तो एम बी कॉस 0 की वैल्यू 1 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो W इज इक्वल टू एम बी बाई 2, राइट। और ये W कितना दे रखा है, √3 जूल, तो √3 इज इक्वल टू एम बी बाई 2। मैं कहूंगा इसे इक्वेशन नंबर 1, या एम बी की वैल्यू आ गई 2√3। तो जब मैग्नेट को घुमा के 60 डिग्री कर दिया गया है एंगल उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो इस टाइम कितना टॉर्क लग रहा होगा, एम बी साइन थीटा, इतना टॉर्क लग रहा होगा। और ये टॉर्क मैग्नेट को भी घुमाना चाह रहा होगा, क्योंकि टॉर्क घुमाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे फोर्स चलाता है ऐसे टॉर्क घुमाता है। तो अगर टॉर्क घुमाना चाह रहा है पर आप चाहते हैं घूमे ना, आप यहीं रुकी रहे, तो इतना ही टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में आप लगा दीजिए। तो जितना टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा होगा इतना ही आपको लगाना पड़ेगा। तो लेट्स सी कितना टॉर्क होगा, तो एम बी साइन 60, और साइन 60 √3/2 होता है, तो √3/2 एम बी। अब एम बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। तो √3/2 इंटू एम बी की वैल्यू लिख दी 2√3, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि 3 न्यूटन मीटर, 3 न्यूटन मीटर। तो आप यहाँ पे देखो कि जो यूनिट है वो गलत लिखी है। द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द निडल इन द पोजीशन विल बी, तो हम कहेंगे 3 न्यूटन मीटर। अगला सवाल, a short bar magnet of magnetic moment 0.4 joule per Tesla is placed in a uniform magnetic field of 0.16 Tesla. The magnet is in stable equilibrium when the potential energy is. बच्चों कॉन्सेप्ट देखो, पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस एम बी कॉस थीटा, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ओके, अब अगर इक्विलिब्रियम है, अगर इक्विलिब्रियम है तो वो दो केस में हो सकता है, अभी बताया था इक्विलिब्रियम, एक तो थीटा इज इक्वल टू 0 के केस में हो सकता है और एक थीटा इज इक्वल टू 180 के केस में हो सकता है। अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था कि जब टॉर्क 0 होगा तो टॉर्क एम बी साइन थीटा होता है, टॉर्क को 0 करने के लिए साइन थीटा 0 चाहिए, उसके लिए थीटा 0 हो या 180। तो अगर इक्विलिब्रियम है तो या तो थीटा 0 होगा या 180 होगा। तो अगर थीटा 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा माइनस एम बी कॉस 0, और अगर थीटा 180 है तो फॉर्मूला होगा माइनस एम बी कॉस 180। आप जानते हैं cos 0 1 होता है तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस एम बी, और cos 180 -1 होता है तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई प्लस एम बी, है ना। तो अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस एम बी है और यहाँ पे माइनस एम बी है। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ये वाली है। और वो कैसा इक्विलिब्रियम चाह रहा है, स्टेबल। तो बच्चों याद रखिएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। तो ये आपका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस वाली पोटेंशियल एनर्जी है। तो उसने कहा कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी अगर इक्विलिब्रियम स्टेबल है, तो मैं क्या आंसर दूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस एम बी। और उन्होंने m की वैल्यू भी दी है कितनी, 0.4, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी दी है 0.16। आप मल्टीप्लाई करके आंसर बता दीजिए। ओके, और याद रखिएगा कि ये नेगेटिव वाला होगा। अगला सवाल, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। बच्चों अभी ये आपके सिलेबस का हिस्सा है नहीं, है ना, लेकिन ये बेसिकली वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर यहाँ पे नाम जरूर आ गया है, लेकिन एक ऐसे फॉर्मूले से सवाल सॉल्व हो जाएगा जो फॉर्मूला अभी भी आपके सिलेबस में है।
तो इसलिए सिर्फ इस नाम को देखकर मत छोड़ दीजिएगा, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, जरा सवाल आगे भी पढ़ लीजिए। प्लेस्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन हैज अ स्मॉल बार मैग्नेट। तो ये वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर है जिसके अंदर कोई स्मॉल बार मैग्नेट है। द मैग्नेट एग्जीक्यूट्स ऑसिलेशन विद अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड, है ना। तो बच्चों T इज इक्वल टू 2π√I/mb, याद कर लो। जब कोई मैग्नेट किसी मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेशन कर रही हो तो उसका टाइम पीरियड ये होता है, ये कॉन्सेप्ट है। जब कोई मैग्नेट किसी मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेशन परफॉर्म कर रही हो तो उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2π√I/mb। इसको प्लीज याद कर लीजिए। तो क्या कहा उसने कि क्या क्या वैल्यू दे रखी है, उसने कहा टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकेंड है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो 24 माइक्रो टेस्ला है, 24 इंटू 10⁻⁶। व्हेन अ हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ 18 माइक्रो टेस्ला इज प्रोड्यूस, तो अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को 24 की जगह 18 इंटू 10⁻⁶ कर दें, देन द न्यू टाइम पीरियड विल बी, तो नया टाइम पीरियड कितना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप कहेंगे कि टाइम पीरियड √b के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। T is proportional to 1/√b, that means नया टाइम पीरियड अपॉन पुराना टाइम पीरियड, that will be equal to √ में b1/b2। जरा वैल्यू पुट करेंगे। T2 आपको चाहिए, T1 की वैल्यू है 2, √b1 मतलब इनिशियली जो मैग्नेटिक फील्ड था 24 इंटू 10⁻⁶, और बाद में कितना कर दिया 18 इंटू 10⁻⁶, ये इससे कैंसिल हुआ। तो यहाँ से T2 की वैल्यू 2 और ये √ में, तो आप देख सकते हैं 4/√3 के आसपास ये आंसर आएगा। लेकिन यहाँ जब आप चार ऑप्शन देखते हो 1 2 3 4, तो इनमें से कोई भी आंसर इससे मैच नहीं करता। ओ वेट, देखो हमने कर दी है एक जगह गलती। तो शुरुआत में मैग्नेटिक फील्ड 24 माइक्रो टेस्ला था, बाद में कितना हो गया, जरा पढ़ना आगे। व्हेन अ हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ 18 माइक्रो टेस्ला इज प्रोड्यूस अपोजिट टू द अर्थ फील्ड। अच्छा, तो नया मैग्नेटिक फील्ड 18 नहीं है, नया मैग्नेटिक फील्ड 18 नहीं है बच्चों। ये देखो यहाँ पे पढ़ने में कर दी जल्दबाजी और हो गई गलती। उसने कहा कि पहले जो मैग्नेटिक फील्ड था वो तुम्हारा 24 था, ये था, बाद में हमने इस 24 के अपोजिट 18 प्रोड्यूस कर दिया, तो अब नेट कितना हो गया, अब नेट हो गया 24 माइनस 18 मतलब 6। तो जो नया मैग्नेटिक फील्ड है वो 18 नहीं है, नया मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 6 है। समझ गए। तो आओ T2/T1 की वैल्यू क्या थी, T1 की वैल्यू थी 2 सेकेंड, इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड कितना था 24 माइक्रो टेस्ला, बाद में कितना हो गया 6 माइक्रो टेस्ला, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4, तो यहाँ से T2 की वैल्यू आ गई है बच्चों 4 सेकेंड। तो ये बिल्कुल ऑप्शन प्रेजेंट है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट, identical bar magnets are fixed with their centers at a distance d apart। तो इस तरह से ये एक मैग्नेट, ये एक दूसरी मैग्नेट, डायग्राम में थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ आपके लिए, और इन दोनों मैग्नेट के जो सेंटर हैं वो एक दूसरे से d डिस्टेंस अपार्ट हैं, ऐसा उन्होंने कहा। A stationary charge q is placed at a point p, तो एक पॉइंट p है और p पॉइंट यहाँ कहीं बनाया गया है, और इस पर एक स्टेशनरी चार्ज रखा है एंड दैट इज q, ये रखा है यहाँ पे स्टेशनरी चार्ज फ्रॉम द सेंटर o, और ये यहाँ से कैपिटल D डिस्टेंस पर है। A stationary charge q is placed at a point p in between the gap of the two magnets at a distance d from the center o shown in the figure। तो आगे लिखा है 0 डायरेक्टेड अलोंग OP, सॉरी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सवाल जो है वो पूरा टाइप नहीं है, इसमें ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद ये नहीं बताया गया कि वो पूछ क्या रहा है। ओके, तो बेसिकली जहाँ तक वैसे मुझे लगता है कि ये क्या पूछ रहा होगा, ये पूछ रहा होगा कि इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, ये 100% यही पूछ रहा होगा कि इस पे कितना फोर्स लगेगा। लेकिन ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सवाल इस टाइम इनकम्प्लीट है, लेकिन अगर ये पूछा होता, मैं लिख देता हूँ फाइंड फोर्स ऑन द चार्ज, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज Q, तो फिर इसका क्या आंसर होता। तो बच्चों यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि चार्ज स्टेशनरी है। कैसा चार्ज है, स्टेशनरी।
और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कितना मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पे लगेगा। तो बच्चों मैग्नेटिक फोर्स स्टेशनरी चार्ज पे नहीं लगा करता, मूविंग चार्ज पे लगता है, क्योंकि चार्ज मूविंग नहीं है, रुका हुआ है, तो कोई मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं लगेगा। मैं इसका आंसर टिक करूंगा ए। कंप्लीट कर लीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं बच्चों। क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड ऑफ 2000 टर्न्स। बड़ा सा पैराग्राफ है, देख के घबराएंगे नहीं, डेटा अपने काम का निकालेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.5 10 to the power minus 4 meter square carries a current of 2 ampere suspended through its center and perpendicular to the length along its turn in a horizontal plane in a uniform magnetic field 5 into 10 to the power minus 2 टेस्ला। सारी यूनिट एकदम ठीक दे रखी हैं और एंगल 30 डिग्री। द टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड इज, तो सोलेनॉइड पे जो टॉर्क है आपको वो बताना है। आप जानते हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा, और एम जो है वो होता है एन आई ए। तो ये देखने में इतना बड़ा सा सवाल, लेकिन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। ये आप देखिए एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा, एवरीथिंग यू हैव पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। A bar magnet having a magnetic moment m is equal to 2 into 10 to the power 4 is free to rotate in a horizontal plane. A horizontal magnetic field 6 into 10 to the power minus 4 Tesla exists in the space. The work done in taking the magnet slowly from a direction parallel to the field to a direction 60. तो क्या पूछ रहा है, अगेन वर्क पूछ रहा है, और वर्क का फॉर्मूला होता है एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इसीलिए एम बी, और उसने कहा पहला एंगल क्या है, तो वर्क डन इन टेकिंग द मैग्नेट स्लोली फ्रॉम अ डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड। तो शुरुआत में पैरेलल था और बाद में ये एंगल हो गया है 60 डिग्री बच्चों। cos 0 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है और cos 60 की वैल्यू 1/2। तो आपका आंसर होगा एम बी बाई 2, जहाँ एम और बी आपको दिए गए हैं। ये वैल्यूज यहाँ पर रख दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए और